जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम डॉक्टर नगीन की हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भारत हिंदू युग कर रहे थे, उसमें हम उस समय जो है गद्य साहित्य के विभिन्न विधाओं में कहानी, आलोचना, नाटक, इनमें जो रचनाएं रची गई थी उनके बारे में ये क्लास है और आई थिंक ये भारत हिंदू युग का अंतिम क्लास है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है कि जैसे भारत हिंदू युग है तो गद्य साहित्य में यदि भारत हिंदू युग को देखें तो भारतीय युग हिंदी गद्य के बहुमुखी विकास का युग है। इसके पूर्व जिन गद्य लेखकों में नाम आता है वो राजा लक्ष्मण सिंह का, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का, नवीन चंद्र राय का और श्रद्धाराम फुलौरी का। यानी भारतीय युग के जो हिंदी गद्य के बहुमुखी विकास के युग में पूर्व के गद्य लेखक में किनका किनका नाम यहाँ पे दिया गया है। एक तो राजा लक्ष्मण सिंह का, शिव प्रसाद सितारे हिंद का, नवीन चंद्र राय का और श्रद्धाराम फुलौरी का। इनका उल्लेख इतिहास ग्रंथों में किया गया है। इनकी कृतियों का साहित्यिक महत्व नहीं के बराबर है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है, इन्होंने छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की। यानी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की विशेषता क्या है? इन्होंने छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की। नवीन चंद्र राय इनके साहित्य की मूल प्रेरणा क्या है? धार्मिक है। और श्रद्धाराम फुलौरी भी धार्मिक व्यक्ति थे। राजा लक्ष्मण सिंह, इनका अगर देखिए तो इनका अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद 1863 में अवश्य एक उत्तम अनुवाद कृति है, किंतु इसका प्रचार इसकी शुद्ध भाषा नीति के कारण ही हुआ। पुस्तक उपरोक्त लेखकों का महत्व खड़ी बोली गद्य के स्वरूप विकास के क्रम में अदा की गई भूमिकाओं के कारण है। इस युग में मुख्य संघर्ष क्या था? मुख्य संघर्ष है हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर। फारसी के स्थान पर जो है हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए किए गए प्रयत्न ही जागरण के आधार बने। इस युग के दो प्रसिद्ध लेखक हैं, राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह। इन्होंने हिंदी के स्वरूप निर्धारण के प्रश्न पर दो सीमांतों का अनुगमन किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन किया और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी का गंवारूपन दूर करते करते उसे उर्दू ए मुअल्ला बना दिया। इन दोनों के बीच सर्वमान्य हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा कर गद्य साहित्य की विविध विधाओं के विकास का ऐतिहासिक कार्य किसने किया? भारतीय हिंदू युग में पूरा हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि जो गद्य साहित्य है, तो ऐसे तो भारतीय हिंदू युग वो हिंदी गद्य के बहुमुखी विकास का युग बता रहे हैं और इसके पहले जो गद्य लेखक में है नाम आता है राजा लक्ष्मण सिंह का और शिव प्रसाद सितारे हिंद का। राजा लक्ष्मण सिंह का समय बताएगा 1824 से 96 और शिव प्रसाद का 23 से लेकर 95। इनके अलावा नवीन चंद्र, श्रद्धाराम, चार लोगों का उल्लेख है। लेकिन कह रहे हैं इन्होंने लिखा जरूर, लेकिन इनकी कृतियों का साहित्यिक महत्व नहीं के बराबर है। और विशेष तौर पे जो राजा शिव प्रसाद ने लिखा वो छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की इन्होंने। और नवीन चंद्र राय जो थे उनके साहित्य की मूल प्रेरणा थी तो धार्मिक थी। एक तो छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार करने का केंद्र में था और दूसरा नवीन चंद्र की मूल प्रेरणा धार्मिक है। और इसके बाद श्रद्धाराम फुलौरी है, ये भी धार्मिक व्यक्ति थे। राजा लक्ष्मण सिंह का अभिज्ञान शाकुंतलम, इनका अनुवाद 1863 में हुआ। अवश्य कह सकते हैं एक उत्तम अनुवाद कृति ये है, किंतु इसका प्रचार इसकी शुद्ध भाषा नीति के कारण ही हुआ। प्रचार क्यों हुआ अभिज्ञान शाकुंतलम का? भाषा नीति के कारण। उपर्युक्त लेखकों का महत्व खड़ी बोली गद्य के स्वरूप विकास के क्रम में अदा की गई भूमिकाओं के कारण है। इस युग में कह रहे मुख्य संघर्ष हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा को लेकर था। फारसी के स्थान पर हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए किए प्रयत्न ही जागरण के आधार बने। दो प्रसिद्ध लेखकों में एक उल्लेख किया गया है राजा शिव प्रसाद का, दूसरा राजा लक्ष्मण सिंह का। और इनमें भी कह रहे हैं कि जो राजा लक्ष्मण सिंह है वो विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी का समर्थन करने वाले हैं और जो शिव प्रसाद है ये हिंदी के गंवारूपन को दूर करते करते उसे उर्दू या मुअल्ला बना देते हैं। और विकास के ऐतिहासिक कार्य में देखें तो भारतीय हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए तो पूरा प्रयास जो है भारतीय हिंदू युग में हुआ। भारतीय हिंदू युग में अर्थात 19वीं सदी के अंतिम चरण में पूरे देश में सांस्कृतिक जागरण की लहर दौड़ चुकी थी। सामंती सामाजिक ढांचा टूट चुका था। अंग्रेजी शिक्षा के विकास की गति चाहे जितनी धीमी रही हो और उनके उद्देश्य चाहे जितने सीमित रहे हो, उनका व्यापक प्रभाव देश के शिक्षित समाज पर पड़ रहा था। देश में एक सशक्त मध्य वर्ग तैयार हो रहा था जो बहुत संवेदनशील था और ये वर्ग व्यापक राष्ट्रीय और सामाजिक हितों की
दृष्टि से सोचने लगा था और ये अनुभव भी करने लगा था कि सभी दृष्टियों से हमारा देश बहुत ही हीनावस्था में है। जीवन के सभी क्षेत्रों, चाहे वो क्षेत्र सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक, इनमें परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है। भारतेंदु इसी प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि थे। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से ठीक समय पर उचित नेतृत्व प्रदान किया और अपने निबंधों, नाटकों तथा भाषणों में जागरण का संदेश दिया। उनके सहयोगियों और समर्थकों ने उनके द्वारा प्रशस्त पथ पर चलकर हिंदी की जो सेवा की वो अविस्मरणीय है। भारतीय हिंदुकालीन साहित्य जो है ये सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। तो भारतीय हिंदुकालीन साहित्य क्या है? सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। इस युग में रचित गद्य साहित्य की प्रत्येक विधान, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, इनकी समीक्षात्मक परिचय से विशेषता इस सांस्कृतिक जागरण का स्वरूप स्पष्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए नाटक के संबंध में, यानी विधाओं में सबसे पहले नाटक की बात की गई है। अब नाटक की बात में करें, हिंदी नाटकों का आरंभ अगर देखें तो नाटक का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से होता है। इसके पूर्व जिन नाट्य कृतियों का जिक्र किया गया है उसमें प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक 1610 में, लक्षीराम कृत करुणाभरण 1657 में, निवाज कृत शकुंतला 1680 में, महाराज विश्वनाथ इनके द्वारा आनंद रघुनंदन अनुमानतः 1700 में, रघुराय नागर कृत सभासार 1700 में, उदयकृत राम करुणाकर एवं हनुमान नाटक। ये कुछ उल्लेखनीय नाटक है, कह रहे हैं ये पूर्व नाटक है। ये वस्तुतः नाटक नहीं है, ये क्या है? ये पद्यात्मक प्रबंध है जिनमें काव्य गुणों का भी अभाव है। इनमें यदि देखें आनंद रघुनंदन तो एक ऐसी ही रचना है जिसमें आप देखें तो शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विस्कंभ, भरत वाक्य आदि का प्रयोग किया गया है और रंग निर्देश में भी दिए गए हैं। इसलिए विद्वानों ने इसे हिंदी का पहला नाटक माना। तो आनंद रघुनंदन जो है हम लोग हिंदी का पहला नाटक उसे पढ़ते तो कह रहे हैं कि इसमें अब देखें, वैसे तो आप देखिए नाटक में करें हिंदी नाटकों का शुरुआत जो है भारतेंदु जी से माना जाना चाहिए, लेकिन भारतेंदु जी से पहले भी तो नाटक लिखे गए हैं। उन नाटकों में जैसे प्राणचंद का रामायण महानाटक 1610 में है, लक्षीराम का करुणाभरण है, निवाज का शकुंतला नाटक 1680 में, महाराज विश्वनाथ का आनंद रघुनंदन है, रघुराय नागर का सभासार है, उदय का राम करुणाकर है और हनुमान नाटक। और ये वस्तुतः करें नाटक नहीं, ये पद्यात्मक प्रबंध है जिनमें काव्य गुणों का भी अभाव है। इनमें आनंद रघुनंदन ही ऐसी रचना है जिनमें शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विस्कंभम, भरकवा इनका प्रयोग है, रंग निर्देश का है। इसलिए सामान्यतः माना जाता है कि हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन को मानना चाहिए, किंतु इसमें भी कहते हैं कि नाट्य दृष्टि से बहुत से दोष हैं आनंद रघुनंदन में। एग्जाम्पल के तौर पर ये बताते हैं कि जैसे पात्रों के लोक प्रचलित नामों को बदलकर दुर्बोध बना दिया गया है। यहाँ पे जो पात्रों के लोक प्रचलित नाम उनको बदलकर दुर्बोध कर दिया गया। काल दोष का ध्यान न रखकर अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला, मैथिली आदि अनेक भाषाओं का प्रयोग किया गया। कथानक शिथिल है। सब मिलाकर ये ना तो सुरुचिपूर्ण है और ना ही अभिनय है। अन्य पूर्ववर्ती कृतियों में अमानत कृत इंदर सभा 1853 को भी गीत नाट्य ओपेरा होने पर भी हिंदी के साहित्यिक नाटकों की परंपरा में नहीं जोड़ा जा सकता। यह नवाब की महफिल की नाटकीय योजना मात्र है, न इनमें कथा तत्व और न ही चरित्र विकास। इनके गाने अत्यंत हीन स्तर के व्यक्तियों को ही प्रभावित कर सकते हैं। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद गिरधर दास कृत नहुस 1857 ये भी कहते हैं विशुद्ध नाटक रीति से भले लिखा गया हो पर वो अन्य ब्रज भाषा नाटकों से भिन्न नहीं है। गणेश कवि इनका प्रद्युम्न विजय नाटक 1863 एक तो समग्र रूप में पदबद्ध है और दूसरे या किसी संस्कृत नाटक का अनुवाद सा लगता है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी इनका जानकी मंगल 1868 नाटक ये भी कहते हैं कि अवश्य अभिनय के लिए रचा गया है। ये नाट्य गुणों से युक्त और इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, किंतु इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था और उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो चुका था। पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों की भी परंपरा सोई हुई इसका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक में है। इनके अभिनय में भारतेंदु ने भी भाग लिया था। इनकी विषय वस्तु रामचरितमानस पर आधारित रामकथा ही है, किंतु ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली के प्रयोग तथा सभी प्रकार के आवश्यक रंग निर्देश के कारण यह नाटक भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित साहित्यिक नाटकों की परंपरा से जुड़ जाता है। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, एक तो इन्होंने कहा अगर मान लीजिए हम आनंद रघुनंदन को मान रहे हैं कि पहला नाटक है तो उसमें कई चीजों में देखे तो लोक प्रचलित नामों को बदला गया है, काल दोष की समस्या है। इस आधार पे कहते कुल मिला के सीधे बहुत शिथिल है, सुरुचिपूर्ण है, लेकिन ना ही अभिनय
और न सुरुचिपूर्ण है। लेकिन अन्य पहले के जो नाटक है उनमें कहते हैं कि जैसे नाटक में अमानतकृत इंद्र सभा नाटक 1853। ये क्या है इंद्र सभा? ये गीत नाट ऑपेरा। तो ये भी होने पर हिंदी के साहित्यिक नाटकों की परंपरा में इसको नहीं जोड़ते हैं। अब इनके अलावा भारतेंदु के पिता स्वयं गोपाल चंद गिरधर दास कृत नहुस नाटक 1857। ये भी कह रहे हैं विशुद्ध नाटक रीति से भले लिखा गया हो पर वो अन्य ब्रजभाषा नाटकों से बहुत अलग नहीं है। ये इनके अलावा ऐसे गणेश कवि का प्रद्युम्न विजय, ये नाटक 1863। एक तो समग्र रूप में पदबद्ध है और दूसरे किसी संस्कृत नाटक अनुवाद सा लगता है। इनके अलावा शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल 1868 नाटक, ये भी अभिनय के लिए रचा गया था। ये भी नाट्य गुणों से युक्त और इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जानकी मंगल। किंतु इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था और उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो चुका था। किसका? भारतेंदु का। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों की भी परंपरा शुरू हुई। उसका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक है। इनके अभिनय में कहते हैं कि भारतेंदु ने भी भाग लिया था। इसकी विषय वस्तु रामचरितमानस पर आधारित राम कथा ही है, किंतु ब्रज भाषा के स्थान पे खड़ी बोली के प्रयोग तथा सभी प्रकार के आवश्यक रंग निर्देश के कारण यह नाटक भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित साहित्यिक नाटकों की परंपरा से जुड़ जाता है। आलोच युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार देखें तो नाटककार तो सर्वश्रेष्ठ भारतेंदु हरिश्चंद्र है। उन्होंने अनुदित और मौलिक सब मिला के कितने नाटकों की रचना की है? कुल मिला के 17 नाटक की रचना की है, जिनकी सूची यहाँ पे दिया गया है। जिनमें विद्या सुंदर 1868, संस्कृत चौर पंचासिका के बांग्ला संस्करण का हिंदी रूपांतरण है विद्या सुंदर। रत्नावली 1868, ये संस्कृत से अनुवाद। पाखंड विडंबन 1872, कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का अनुवाद। धनंजय विजय 1873, कांचन कवि कृत संस्कृत नाटक के तीसरे अंक का अनुवाद। कर्पूर मंजरी 1875, षट्टक, ये भी कांचन कवि संस्कृत नाटक का अनुवाद। भारत जननी 1877, नाट्य नीति। मुद्रा राक्षस 1878, विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद। दुर्लभ बंधु 1880, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद। वैदिकी हिंसा इंसनाभूति 1873, प्रहसन। सत्यहरीशन 1875, श्री चंद्रावली 1876, नाटिका। विश्व से विश्व मौर्धम 1876, भाण। भारत दुर्दशा 1880, नाट्य रासक। नील देवी, गीत रूपक। अंधेर नगरी 1881, प्रहसन। सती प्रताप 83, गीत रूपक। प्रेम जोगनी 75, नाटिका। भारतेंदु काल में रचित नाटकों को विषय प्रवृत्ति भेद के आधार पर पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी, सामयिक उपादानों के आधार पर रचित प्रहसन और प्रतीकवादी इन वर्गों में रख सकते हैं। किसमें रख सकते हैं? प्रहसन और प्रतीकवादी इन वर्गों में रख सकते हैं। स्वयं भारतेंदु ने उपयुक्त सभी वर्गों के नाटकों की रचना की। सर्वाधिक संख्या जो है इसमें भी पौराणिक नाटकों की है, जिनके विषय भेद से 3 वर्ग किए जा सकते हैं। अब देखिए इनमें भी कह रहे हैं कि प्रहसन और प्रतीकवादी। सर्वाधिक संख्या किसकी है? पौराणिक नाटकों की, जिनके विषय भेद से 3 वर्ग किए जा सकते हैं। कृष्ण एवं उनके परिवार के व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित नाटक, राम एवं उनसे संबंधित पात्रों के चरित्र पर नाटक, एक पौराणिक आख्यानों पर आधारित नाटक। अब जैसे कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों में कौन से हैं? तो अगर कृष्ण चरित्र संबंधी नाटकों की बात करें तो भारतेंदु कृत चंद्रावली, अंबिका दत्त व्यास कृत ललिता, हरिहर दुत्त दुबे कृत महाराज, खड़ग बहादुर मल्ल कृत महाराज, कल्प वृक्ष, सूर्य नारायण सिंह कृत श्यामानुराग नाटिका, ये उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे कृष्ण चरित्र संबंधी जो नाटक है भारतेंदु चंद्रावली, अंबिका दत्त व्यास, ललिता, हरिहर दुबे, ये महाराज, खड़ग बहादुर मल्ल महाराज, कल्प वृक्ष, सूर्य नारायण सिंह, श्यामानुराग नाटिका। कृष्ण परिवार के व्यक्तियों की चरित्र से संबंधित नाटकों में अगर देखें तो चंद शर्मा कृत उषाहरण 1887, ये कौन से है कि जो कृष्ण के परिवार के व्यक्ति हैं उनके चरित्र को आधार बना के जो नाटक लिखा गया उसमें है चंद शर्मा कृत उषाहरण 1887। कार्तिक प्रसाद खत्री कृत उषाहरण 92 में, अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत प्रद्युम्न विजय 1893 में, रुक्मणी परिणय 94 में महत्वपूर्ण है। रामचरित्र संबंधी नाटकों में देवकी नंदन खत्री इनका है सीताहरण 1876 और रामलीला 1879, शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत रामचरितावली 1887, इनके अलावा ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत सीता वनवास 1895, द्विजदास कृत रामचरित नाटक 91,
ये यहाँ पे नाटकों के नाम दिए गए हैं कि जैसे उषाहरण है, अयोध्या सिंह प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय। रामचरित संबंधी नाटकों में देवकी नंदन खत्री के सीताहरण 1876 है, रामलीला है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी रामचरितावली, ज्वाला प्रसाद मिश्र के सीता वनवास 1895, द्विजदास कृत रामचरित नाटक 91। अन्य पौराणिक आख्यानों पर आधारित नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के, यानी जो पौराणिक आख्यान पर आधारित नाटक है उनमें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के सत्य हरिश्चंद्र और सती प्रताप, गजराज सिंह की द्रौपदी हरण 1885, श्रीनिवास दास कृत प्रहलाद चरित 1888, बालकृष्ण भट्ट कृत नल दमयंती स्वयंवर 1895 और सालिग्राम लाल कृत अभिमन्यु 1896। ये कुछ ऐसे हैं कि जो नाटक पौराणिक आख्यान पर आधारित है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप, गजराज सिंह कृत द्रौपदी हरण 1885, श्रीनिवास दास कृत प्रहलाद चरित, बालकृष्ण भट्ट कृत नल दमयंती स्वयंवर 1895, सालिग्राम लाल कृत अभिमन्यु 96। पौराणिक नाटकों की परंपरा में वे नाटक भी रखे जा सकते हैं जो ऐसे संतों और भक्तों के चरित्रों को आधार बनाकर लिखे गए हैं जिनकी प्रतिष्ठा लोकमानस में पौराणिक व्यक्तियों जैसी हो गई। इस परंपरा में गोपीचंद, मोरध्वज और भर्तरी ये संबंधी नाटक लिखे गए। आलोच युग के ऐतिहासिक नाटकों में भारतेंदु कृत नील देवी, श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर 1886, राधाचरण गोस्वामी कृत अमर सिंह राठौर 1895 और राधा कृष्ण कृत महाराणा प्रताप 1898 ये महत्वपूर्ण है। इन्हें सबसे अधिक लोकप्रियता कहते हैं कि महाराणा प्रताप को मिला है। संभवतः आलोच युग में रचित यही एक नाटक है जिसे कह सकते हैं कि ऐतिहासिक नाटकों में इसको स्थान दे सकते हैं महाराणा प्रताप को। इनके अलावा जो प्रेम प्रधान रोमानी नाटक है, यानी प्रेम प्रधान रोमानी नाटक, उनमें कौन से नाटक है? श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी बहुत प्रसिद्ध है ये। लाला श्रीनिवास दास, इनका रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 और इनके अलावा तख्ता संवरण 1883, खड़ग बहादुर मल्ल कृत रति कुसमायुध 1885, किशोरी लाल गोस्वामी कृत प्रणनी प्रणय 1890, मयंक मंजरी 91, सालिग्राम शुक्ल कृत लावण्यवती सुदर्शन, गोकुलनाथ शर्मा कृत पुष्पावती 1899। तो देखिए प्रेम प्रधान में श्रीनिवास का ये हो गया। इनके अलावा देखिए तो तख्ता संवरण हो गया, खड़ग बहादुर मल्ल कृत रति कुसमायुध हो गया, किशोरीलाल गोस्वामी कृत प्रणयी परिणय हो गया, मयंक मंजरी 91, सालिग्राम शुक्ल कृत लावण्यवती सुदर्शन, गोकुलनाथ शर्मा कृत पुष्पवती। इनमें भी देखें तो रणधीर प्रेम मोहिनी जो हिंदी का पहला दुकान नाटक है और इसी को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। सामयिक उपादानों को लेकर लिखे गए नाटकों में देखें तो जो सामयिक उपादान है उनको लेकर लिखे गए नाटकों में भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा, बालकृष्ण भट्ट कृत नई रोशनी का विष, खड़ग बहादुर मल्ल कृत भारत आरक्षण 1885, अंबिका दत्त व्यास कृत भारत सौभाग्य 1887, राधा कृष्ण कृत दुखनी वाला 1880, गोपाल राम गैमरी की देश दशा 1892, काशीनाथ खत्री कृत विधवा विवाह और देवकी नंदन त्रिपाठी कृत भारत हरण 1899 ये उल्लेखनीय है। इन नाटकों में देश की तत्कालीन दुर्दशा का चित्र खींचा गया और समाज की समस्याओं को सामने रखकर उनके मूल में काम करने वाली बुराइयों को दूर करने का प्रेरणा दिया गया है। आलोच युग में अनेक सफल प्रहसनों की भी रचना हुई। उन सफल प्रहसनों में देखें तो भारतेंदु कृत वैदिकी हिंसा हिंसा न बहुत अंधेरी नगरी, बालकृष्ण भट्ट कृत जैसा काम वैसा परिणाम 1877, आचार विडम्बन 1899, विजयानंद त्रिपाठी कृत महाअंधेरी नगरी 1893, प्रताप नारायण मिश्र कृत कली कौतुक रूपक 1886 और राधाचरण गोस्वामी कृत बूढ़े मुहासे 1886 ये सभी उल्लेखनीय प्रहसन हैं। इन प्रश्नों में आप देखेंगे तो हास्य व्यंगपूर्ण शैली में धार्मिक पाखंडों का खंडन हुआ और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार हुआ है। प्रतीकवादी नाटकों की रचना इस काल में ज्यादा नहीं हुई है। यहाँ पे अगर देखें तो कमलाचरण मिश्र कृत अद्भुत नाटक 1885, रतन चंद्र कृत न्याय सभा 1892 और शंकरानंद कृत विज्ञान 1897 इस दिशा में एकमात्र उल्लेखनीय कृतियां हैं। तो यहाँ पे ये प्रतीकवादी जो नाटक है इनके बारे में बताया। इन नाटकों में भावों और मनोवृत्तियों को ही पात्रों का रूप दिया गया है।
वस्तुतः भारतीय हिंदू काल में नाटकों की रचना का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ ही जनमानस को जागृत करना है और उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न करना था। फलस्वरूप इनमें सत्य, न्याय, त्याग, उदारता आदि मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाने, अनुकरणीय, पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों के प्रति समाज को आकृष्ट करने और नवीनता की आदि से समाज को सुरक्षित रखते हुए उनका सुधार और परिष्कार करने पर अधिक बल दिया गया है। शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो भारतीय हिंदुकालीन नाटक संस्कृत नाट्यशास्त्र की मर्यादा की रक्षा करते हुए युग और परिस्थिति के अनुसार उनमें थोड़ी छूट लेकर लिखे गए हैं। साथ ही पाश्चात्य नाट्यशास्त्र के प्रभाव से भी वे अछूते नहीं। पाश्चात्य ट्रेजेडी की पद्धति पर दुखान नाटक लिखने की परंपरा का गणेश स्वयं भारतीय हिंदू ने ही किया था। इस समय तक पारसी थिएट्रिकल कंपनियां स्थापित हो चुकी थी। इनका उद्देश्य व्यावसायिक था। फलस्वरूप इनमें अत्यंत हीन रुचि के दृश्यों तथा नाच गानों की योजना थी। भारतीय हिंदू ने इनका प्रबल विरोध किया और सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं उद्देश्यपूर्ण नाटकों को महत्व दिया। उनके बाद हिंदी में साहित्यिक नाटकों की परंपरा कुछ दब गई और द्विवेदी युग में पारसी कंपनियों की परंपरा के नाटक जनता में विशेष लोकप्रिय हो गए। स्पष्ट है कि उस समय तक हिंदी प्रदेश की सामान्य जनता का जो मानसिक स्तर था वो पर्याप्त नीचा था। क्रमशः उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ जनरुचि में परिवर्तन हुआ। ये तो तभी होता है कि जब व्यापक स्तर पे जनमानस जो है उच्च शिक्षा या शिक्षा से जुड़ता है तो उनका मानसिक क्षितिज भी विस्तृत होता है। दूसरी ओर कह रहे हैं कि अगर देखें तो थिएटर कंपनियों का स्थान चित्रपट ने ले लिया। पारसी कंपनियों के लिए लिखे जाने वाले नाटक की परंपरा समाप्त हुई और प्रसाद जी के नाटकों से हिंदी में साहित्यिक नाटकों का द्वितीय उत्थान शुरू हो जाता है। प्रस्तुत संदर्भ में भारतीय हिंदू साहित्यकारों द्वारा अनुदित नाटकों पर विचार कर लेना भी महत्वपूर्ण है। ये अनुवाद अथवा रूपांतरण जो है वो मुख्यतः संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी इनसे किए गए हैं और इस दिशा में स्वयं भारतीय हिंदू ने मार्गदर्शन किया है। अनुवादों से न केवल नाटक साहित्य जो है उसको नवीन दृष्टि प्राप्त हुई वरन हिंदी साहित्य इतिहासकारों की रचना संसार को अगर देखें तो विस्तृत आयाम भी मिल गए। संस्कृत भाषा से भवभूति और कालिदास के नाटकों का अनुवाद ज्यादा हुआ है। अब यहाँ पे सन 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम इनका अनुवाद करके हिंदी प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट किया था। भारतीय हिंदू द्वारा अनुदित नाटकों का उल्लेख इसके पूर्व किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त होने वाले प्रमुख अनुवादों की तालिका नीचे उद्धृत की गई है। तो ये है कौन कौन से अनुवाद किए गए हैं। इनमें आप देखें जैसे भवभूति है, भवभूति का अगर देखें इन अनुवादों में देखें तो भवभूति जो है भवभूति का उत्तर रामचरित देवदत्त तिवारी 1871, नंदलाल विश्वनाथ दुबे 1886, लाला सीताराम 1897, मालती माधव ये लाला सालिग्राम, लाला सीताराम, महावीर चरित लाला सीताराम। बाकी कालिदास जो है तो कालिदास का जो है अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्रम जिसका लाला सीताराम ने नंदलाल विश्वनाथ दुबे ने किया। कृष्ण मित्र हैं इनका प्रबोध चंद्रोदय, शीतला प्रसाद, अयोध्या प्रसाद चौधरी, शूद्र, मृच्छकटिका और इसका गदाधर भट्ट ने किया, सीताराम ने किया, हर्ष का रत्नावली देवदत्त तिवारी ने किया, भट्ट नारायण का वेड़ी संघार जिनका ज्वाला प्रसाद सिंह ने किया। उपरोक्त तालिका से प्रकट है कि संस्कृत नाटकों के अनुवाद की और सबसे ज्यादा रुचि अगर देखें तो लाला सीताराम ने दिखाई थी। बांग्ला से सर्वाधिक अनुवाद जो है ये माइकल मधुसूदन के नाटकों के हुए। कुछ महत्वपूर्ण अनुदित नाटकों की तालिका नीचे दी जा रही है। जैसे माइकल मधुसूदन है, माइकल मधुसूदन पद्मावती, शर्मिष्ठा, मनमोहन वसु, सती, राजकिशोर देव, पद्मावती, द्वारिकानाथ गांगुली, वीर नारी। इस युग में बांग्ला से हिंदी में अनुवाद करने वालों में यानी बांग्ला से हिंदी में अनुवाद करने वालों में रामकृष्ण वर्मा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अंग्रेजी से सर्वाधिक अनुवाद जो है शेक्सपियर के नाटकों के हुए हैं। पारसी कंपनियां जो थी वो शेक्सपियर के नाटकों का उर्दू रूपांतर करके उनका अभिनय प्रस्तुत करती थी, जिससे इन नाटकों के प्रचार प्रसार में वृद्धि हुई। शेक्सपियर के कुछ प्रमुख अनुदित नाटक हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी आया, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ब्रह्मजालक, इनके अलावा जो है एज यू लाइक इट,
रोमियो जूलियट प्रेम लीला, मैकबेथ और शेक्सपियर के नाटकों की अनुवादों के अलावा बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक केटो इसका अनुवाद कृतांत शीर्षक से किया। इन अनुवादों का महत्व अंग्रेजी भाषा की आत्मा को हिंदी में अवतरित करने की दृष्टि चाहे ना हो, किंतु हिंदी नाटकों को नई दिशा देने की दृष्टि अवश्य मान्य होनी चाहिए। अंग्रेजी नाटकों के संपर्क में आने का ही परिणाम था कि लाला श्रीनिवास दास ने रणधीर और प्रेम मोहिनी नामक दुखान नाटक इसकी रचना की थी। इनके संबंध में भी शुक्ल ने लिखा है, रणधीर और प्रेम मोहिनी नाम ही रोमियो और जूलियट की ओर ध्यान जाता है। यह संस्कार संक्रमण का महत्वपूर्ण कार्य संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी अनुवादों के कारण हुआ। अब इस समय आप देखें कि उपन्यास के क्षेत्र में क्या हुआ। तो भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा अगर मिला है तो कहाँ से मिला? बांग्ला और अंग्रेजी के उपन्यास से। और इसमें भी अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु ही है, 1882। इसके पहले जो है श्रद्धाराम फुलौरी ने भाग्यवती 1877 में लिखा और लघु सामाजिक उपन्यास है। भाग्यवती की रचना के पूर्व बांग्ला में सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार के अच्छे उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। हिंदी में मौलिक उपन्यासों की रचना आरंभ होने के पूर्व बांग्ला के उपन्यासों के अनुवादों की लोकप्रियता मिल ही चुकी थी उनको। हिंदी के भारतेंदुकालीन मौलिक उपन्यासों पर संस्कृत की कथा साहित्य एवं परवर्ती नाटक साहित्य के प्रभाव के साथ ही बंगला उपन्यासों की छाप भी लक्षित की गई। इस युग के उपन्यासकारों में देखिए लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, लज्जा राम शर्मा, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी। तो यदि हम बात करें उपन्यास की, तो भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा कहाँ से मिला है? तो भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचने की प्रेरणा जो है बांग्ला और अंग्रेजी के उपन्यास से मिला। और इस क्रम में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास करें तो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882। इसके पहले श्रद्धाराम फुल्लरी भाग्यवती 1877 शीर्षक से कहते हैं कि लघु सामाजिक उपन्यास लिखा गया था। और भाग्यवती की रचना के पूर्व बांग्ला में सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार के अच्छे उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे, यानी भाग्यवती की रचना के पहले। हिंदी में यदि कहें तो हिंदी में मौलिक उपन्यासों की रचना की शुरुआत की बात करें तो आरंभ होने के पूर्व बांग्ला उपन्यास के अनुवादों को लोकप्रियता मिल चुकी थी। यानी हिंदी में मौलिक जो उपन्यास है उनकी रचना शुरू हुई, इसके पहले ही बांग्ला उपन्यासों के अनुवादों को लोकप्रियता मिल चुकी थी। और इस क्रम में हिंदी के भारतेंदुकालीन मौलिक उपन्यास पर संस्कृत की कथा साहित्य एवं बाद के नाटक साहित्य के प्रभाव के साथ ही बांग्ला उपन्यासों की छाप देखी जा सकती है। इस युग के उपन्यासकारों में कहते हैं कि लाला श्रीनिवास दास जो है 1851 इनका समय, किशोरी लाल गोस्वामी है, बालकृष्ण भट्ट है, ठाकुर जगमोहन 1857 इनका समय, राधा कृष्ण दास का 1865 है, लज्जा राम है, देवकी नंदन खत्री है, गोपाल राम गहमरी है। भारतेंदु काल में सामाजिक ऐतिहासिक तिलस्मी, यारी जासूसी तथा रोमानी उपन्यासों की रचना परंपरा का सूत्रपात हुआ। ये परंपरा आगे चलकर द्विवेदी युग में और विकसित हुआ। आलोच्य के सामाजिक जो उपन्यास उनमें उपन्यासों में भाग्यवती और परीक्षा गुरु, इनके अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रहस्य कथा 1879, नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 अजान एक सुजान 1892, राधा कृष्ण दास नयशाह हिंदू 1890, लज्जा शर्मा कृत धूत रसिक लाल 1890, स्वतंत्र रामा परतंत्र लक्ष्मी 99, किशोरी लाल गोस्वामी कृत त्रिवेणी व सौभाग्यश्री 90। इन सभी उपन्यासों का लक्ष्य एक ही था, समाज की कुरीतियों को कैसे सामने लाकर उनका विरोध करें और आदर्श परिवार और समाज की रचना का संदेश दें। ये सभी उपन्यास एक उद्देश्य के साथ लिखे गए और लेखकों ने प्राय प्रारंभ में ही अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। सामाजिक उपन्यासों की तुलना में आलोच्य में ऐतिहासिक उपन्यास बहुत कम लिखे गए और ऐतिहासिक में देखें तो इस क्षेत्र में किशोरी लाल गोस्वामी का नाम उल्लेखनीय है, क्योंकि इनकी रचना लवंग लता 1890 ये उपन्यास को ऐतिहासिक उपन्यास की मर्यादा देना उचित नहीं है। वस्तुतः इस युग में ऐतिहासिक उपन्यासों की आकांक्षा की पूर्ति बंकिम के ऐतिहासिक उपन्यासों के अनुवाद से हुआ है। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों में देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता 1882, चंद्रकांता संतति 24 भाग, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर। तो यहाँ पे हम देखें तो तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों में देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर और इनके अलावा कुसुम कुमारी 1899,
हरे कृष्ण जौहर कृत कुसुमलता 99। तिलस्मी अय्यारी उपन्यास सामान्यतः जनता में खूब लोकप्रिय हुए। इनसे रहस्य, रोमांच, प्रिय सस्ती कल्पना को पुष्टि मिलती थी। प्राय कोई सुंदरी राजकुमारी किसी रहस्यमय तिलस्मी इमारत में कैद हो जाती थी। उसका प्रेमी राजकुमार अपने हरफन मौला अय्यार की सहायता से तिलस्म तोड़कर उसका उद्धार करता था। तिलस्मी उपन्यासों में यदि देखें तो तिलस्मी उपन्यासों में चंद्रकांता संतति की ऐसी धूम मची कि इसको पढ़ने के लिए न जाने कितने उर्दू जीवी लोगों ने हिंदी सीखी। इस युग के जासूसी उपन्यासों में बात करें तो गोपाल राम गहमरी की अद्भुत लाश 1896 और गुप्तचर। गहमरी जी ने भारतीय हिंदू युग के अंतिम चरण में लिखना शुरू किया और लगभग 200 जासूसी उपन्यास लिखे, किंतु उनके बहुसंख्यक उपन्यास यदि देखें तो द्विवेदी युग की सीमा में लिखे गए हैं। जासूसी उपन्यासों में भी घटनाएं रहस्य रंजित होती थी, किंतु उन्हें अधिक से अधिक विश्वसनीय बनाने की चेष्टा की जाती थी। रोमानी उपन्यासों में ठाकुर जगमोहन सिंह का स्वामा स्वप्न 1888, इसमें श्यामा ब्राह्मण कुमारी और श्याम सुंदर क्षत्रिय कुमार इनकी प्रेम कथा है। तो यहाँ पे तिलस्मी उपन्यास में चंद्रकांता संतति, इसी की जासूसी उपन्यासों में गहमरी, इनका अद्भुत लाश 1896, गुप्तचर और लगभग 200 जासूसी उपन्यास लिखे गए। और इनके अलावा जासूसी उपन्यासों में भी घटनाएं रहस्य रंजित थी। इनके अलावा रोमानी उपन्यासों में ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न 1888। उपयुक्त उपन्यासों में सबसे महत्वपूर्ण एवं सशक्त धारा उन सामाजिक उपन्यासों की है जिनका श्री गणेश जो है परीक्षा गुरु से हुआ। अन्य उपन्यासों का महत्व इतना ही है कि उनसे सामान्य जनता में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी। सच पूछा जाए तो कह रहे हैं कि और जितने भी लिखे गए उससे हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी थी, लेकिन सच में अगर सामाजिक उपन्यास की श्रेणी में देखें तो परीक्षा गुरु। इस युग के सर्वप्रधान उपन्यास लेखक किशोरीलाल गोस्वामी माने गए और गोस्वामी जी ने मानवीय प्रेम के विविध पक्षों के उद्घाटन में ही अपनी शक्ति का अपव्यय किया। वस्तुतः जीवन के यथार्थ को कला में ढालने वाले उपन्यासों की रचना का वातावरण अभी नहीं बन पाया था। इस शैली का आरंभ आगे चलकर आपको द्विवेदी युग में देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरीके से भारतीय हिंदू काल भी शुरुआती काल था, तो उतना तो आप नहीं देखेंगे, हर एक विधा की शुरुआत ही मानी जा रही है। लेकिन फिर कहते हैं आलूच युग में अगर देखें तो बंगला और अंग्रेजी से उपन्यासों के अनुवाद की ओर जो है वो ध्यान गया। और सबसे ज्यादा कहाँ से होगा? बांग्ला भाषा से अनुवाद होगा। 19वीं सदी के बाद में बांग्ला साहित्य में बंकिम चटर्जी, रमेश चंद्र, तारक नाथ गांगुली और दामोदर मुखर्जी, ये कुछ उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुए और हिंदी में भी प्राय इन्हीं के उपन्यास का अनुवाद किया गया। तो क्योंकि बांग्ला से सबसे ज्यादा उपन्यास यहाँ पे किए गए, बंकिम चंद्र का, रमेश चंद्र का, तारक नाथ गांगुली, दामोदर मुखर्जी, इनको हिंदी में कहते हैं कि इनके उपन्यास अनुदित हुए। प्रमुख अनुदित उपन्यासों की तालिका ये है, जैसे रमेश चंद्र, इनका है बंग विजेता और इसका अनुवाद हुआ गदाधर सिंह ने 1886 में। फिर 82 में दुर्गेश नंदिनी, बहुत प्रसिद्ध है दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र का। इनके अलावा युगलांगुरी, राज सिंह, दामोदर मुखर्जी का मृणमयी, स्वर्ण कुमारी, दीप निर्माण। उपयुक्त कृतियों के अलावा कहते हैं कि रामकृष्ण वर्मा ने चित्तौर चातकी, कार्तिक प्रसाद खत्री ने इला 1895, प्रमिला 1896, जया तथा मधुमालती है, गोपाल राम गहमरी ने चतुर चंचला, भानुमति 1894 और नए बाबू 1895 ये शीर्षक अनुदित उपन्यासों की रचना की, किंतु इन कृतियों के बांग्ला लेखकों के नाम उल्लिखित नहीं है। गहमरी जी ने प्राय भावानुवाद की पद्धति अपनाई। और उपन्यास और नाटक इन दोनों क्षेत्रों में अगर देखें तो बांग्ला साहित्य की श्रेष्ठता तत्कालीन हिंदी लेखकों को मान्य भी थी और वे हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए मानते भी थे कि बांग्ला साहित्य का सहारा हमें लेना चाहिए। इस संदर्भ में बालकृष्ण भट्ट और माधव प्रसाद मिश्र के कथन करें, मतलब ये भी माना जा रहा था कि वहां से अगर अनुवाद हो रहा है तो इससे हमारी हिंदी भी समृद्ध हो रही है और होना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, कह रहे हैं उसी के संदर्भ में बालकृष्ण भट्ट और माधव प्रसाद मिश्र का कहना भी है कि बंग भाषा में अगर देखें दुर्गेश नंदिनी प्रवृत्ति 17 उपन्यास एक से बढ़कर एक है। बंग देसी जैसी जैसे और बातों में उत्साह और तरक्की की ओर छोर तक पहुंचे, वैसे ही नाटक और उपन्यास लिखने में किसी से कम नहीं है।
जो हो रिक्त हस्ता हिंदी ने बांग्ला के सदापूर्ण भंडार से केवल उपन्यास शब्द को ही ग्रहण नहीं किया, वरन जिसका बहुत सा उपकरण भी इस लगेसी को उसी महियसी से मिला है। ये निर्विवाद है कि बांग्ला उपन्यासों से हिंदी लेखकों को रचना संसार के साथ ही राष्ट्रीय जागरण का आलोक भी प्राप्त हुआ। अन्य भाषाओं में अंग्रेजी, मराठी और उर्दू से भी कुछ अस्फुट अनुवाद हुए। अंग्रेजी के किसी गंभीर उपन्यास के अनुवाद की सूचना तो नहीं मिलती। पुरोहित गोपीनाथ ने वीरेंद्र 1896 शीर्षक से एक वीर रसयुक्त किंतु श्रृंगार रस प्रधान उपन्यास को किसी अंग्रेजी उपन्यास के छायानुवाद के रूप में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार गोपाल राम गहमरी ने किसी विलायती कहानी का निचोड़ लेकर गुप्तचर 1899 शीर्षक से लिखा उपन्यास। मराठी से ऐसे ही पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा नामक उपन्यास का अनुवाद स्वयं भारतेंदु ने किया। उर्दू से अनुदित उपन्यासों में रामाकृष्ण वर्मा कृत संसार दर्पण, अमला वृत्तांतमाला, ठग वृत्तांतमाला और पुलिस वृत्तांतमाला। तो यहाँ पे ये भी है कि कहते हैं कि निर्विवाद रूप से देखें तो बांग्ला जो उपन्यास है तो उससे हिंदी लेखकों को जो रचना संसार है, उनका संस्कार है, उनके साथ ही राष्ट्रीय जागरण का आलोक भी मिला। और अंग्रेजी के किसी गंभीर उपन्यास के अनुवाद की सूचना नहीं मिलती जैसे बांग्ला से मिल रहा है। बाकी पुरोहित गोपीनाथ ने वीरेंद्र शीर्षक से लिखा, गुप्तचर लिखा गोपाल राम गहमरी ने, मराठी से पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा भारतेंदु ने ये लिखा स्वयं ही, और उर्दू से उपन्यासों में रामाकृष्ण वर्मा ने संसार दर्पण, अमला वृत्तांतमाला, ठग वृत्तांतमाला और पुलिस वृत्तांतमाला। ये कहते हैं कि ऐसे अनुवाद से जिससे तत्कालीन जो पाठक वर्ग है उनमें कौतूहल एवं रहस्य वृत्ति की तुष्टि भी हुई इन सब की वजह से। अब यहाँ पे देखें तो कहानी विधा में जो कहानी है, आलोच युग में आधुनिक कलात्मक कहानी का आरंभ तो नहीं हुआ। कहानी के नाम पे जो भी प्रकाशित संग्रह प्राप्त हुए हैं जैसे मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी, उनमें संकलित 100 कहानियां, अंबिका दत्त व्यास कृत कथा कुसुम कालिका या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदवामा मनोरंजन करके, चंडी प्रसाद का हास्य रतन, ये लोग प्रचलित तथा इतिहास पुराण कथित शिक्षा नीति इतिहास प्रधान कथाएं होती थी। इनकी विषय वस्तु आज की तरह नहीं इतिहास पुराण कथित या ये नीति या हास्य प्रधान कथाएं होती थी जिन्हें तत्कालीन लेखकों ने स्वयं लिखकर या लिखवाकर संपादन करके प्रकाशित करवा दिया। कहानी के नाम पर कहते हैं जिन स्वप्न कथाओं का उल्लेख किया गया वस्तुतः कथात्मक निबंध है। इनका आरंभ कथात्मक पद्धति पर हुआ है, किंतु आगे चलकर अवसर मिलते ही तत्कालीन समाज की जो विकृतियां थी उनका वर्णन शुरू हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट, इनकी स्वप्न कथाएं कहानी और निबंध के बीच की रचनाएं। कहानियों के अभाव में तत्कालीन पाठक लघु उपन्यास, मध्यकालीन प्रेम कथाओं के गद्यात्मक रूपांतरों, वैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी की कहानियां, रसात्मक लोक कथाओं और इन्हीं स्वप्न कथाओं से अपनी मानसिक तुष्टि कर लेता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही लिखा है, अंग्रेजों की मासिक पत्रिकाओं में जैसे छोटी छोटी आख्यायिकाएं या कहानियां निकला करती हैं वैसी कहानियों की रचना गल्प के नाम से बंग भाषा में चल पड़ी थी। ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक और भावव्यंजक खंड चित्रों के रूप में होती थी। द्वितीय उत्थान की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली सरस्वती पत्रिका में इस प्रकार की छोटी कहानियों के दर्शन होने लगे। तात्पर्य ये है कि सरस्वती के प्रकाशन के पूर्व आधुनिक कलात्मक हिंदी कहानियों का अस्तित्व नहीं था। इसी क्रम में देखें तो निबंध विधा के बारे में कि भारतेंदु युग में सबसे ज्यादा अगर सफलता मिला है तो विधाओं में निबंध लेखन को मिला है। कैसे? कहते हैं कि निबंधों का जो संबंध है वो पत्र पत्रिकाओं से सीधे जुड़ा है। लेखकों के सामने अनंत विषय थे, राजनीति, समाज सुधार, धर्म, अध्यात्म, आर्थिक दुर्दशा, अतीत का गौरव, महापुरुष की जीवनी आदि, इन पे विचार प्रकट करना, ये सभी चीजें। वस्तुतः अन्य गद्य विधाओं में विचारों को सीधे व्यक्त करने की छूट तो नहीं हुई है, जबकि निबंध में है शैली के आकर्षण, कथन की भंगिमा के वैशिष्ट्य के साथ। निबंधों का आरंभ देखें तो भारतेंदु जिसे ही मान्य होना चाहिए, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने इसे गद्य विधा की ओर भी विकसित किया और समृद्ध भी किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इन्हें हिंदी का स्टील और एडिशन तक कहा, भट्ट और मिश्र को। इसमें संदेह नहीं कि भट्ट जी और मिश्र जी हिंदी के सच्चे आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार में भारतेंदु जी स्वयं हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन हैं,
लाला श्रीनिवास दास है, राधाचरण गोस्वामी है, काशीनाथ खत्री हैं। उपरोक्त सभी निबंधकारों का संबंध किसी न किसी पत्र पत्रिका से भी रहा है, जैसे भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, बद्रीनारायण चौधरी ने आनंद कादम्बनी, श्रीनिवास दास ने सदादर्श, राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु का संपादन किया था। भारतेंदु के निबंध देखे तो मुख्य रूप से ये जो निबंध होते थे वो मासिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते। उनका उद्देश्य होता उपदेश, उद्बोधन, आह्वान, व्याख्या, व्यंग्यहास। ये भारतेंदु ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, यानी आप स्वयं देखो कि भारतेंदु को ही तो इन्होंने विश्व में अपने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला, समाज सुधार, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, भाषा, साहित्य, इन सभी विषयों पर निबंध लिखे। लेकिन इनमें से अनेक में आपको देखेंगे तो व्यंग्य शैली का अद्भुत आकर्षण, इनकी यात्रा वृत्तांत और ऋतु वर्णन संबंधी निबंध ज्यादा सजीव लगते हैं, जो यात्रा वृत्तांत से है, ऋतु वर्णन से। अब प्रताप नारायण मिश्र के लिए देखें तो इनके लिए कहते विषय की कोई सीमा नहीं थी, विषय के लिए कोई सीमा नहीं थी। धोखा, खुशामद, आप, बात, दांत, भव, नारी, मोक्ष, परीक्षा, हाँ, दा, समझदार के मनोयोग आदि अनेक विषयों को लेकर उन्होंने अपनी मौज में सार्थक बातें कही है। भारतेंदु की भांति इनका उद्देश्य भी जनता को जागृत करना था। फलतः उन्होंने देश की दुर्दशा का चित्र खींचकर सभी क्षेत्रों में सुधार और नवनिर्माण की प्रेरणा दी। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वाधिक समर्थ निबंधकार हैं। क्यों सबसे ज्यादा समर्थ निबंधकार भट्ट जी हैं? क्योंकि उन्होंने सामयिक जो समस्याएं उन पर लिखा जमकर। सामयिक समस्याओं में बाल विवाह, स्त्री उनकी शिक्षा है, राजा प्रजा कृषक की दुरावस्था, अंग्रेजी शिक्षा का अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा महत्व, महिला स्वातंत्र, ये निबंध ऐसे हैं इनके। इनके अलावा मनोभाव तथा भाषा और साहित्य संबंधी विषयों पर भी भट्ट जी ने लिखा। उनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण निबंध वे हैं जिनमें विषय की उपेक्षा करके उन्होंने अपने को व्यक्त किया है, विषय को ध्यान में नहीं रखा। ईश्वर भी क्या ठठोल है, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत, नए तरह का जुनून, खटका, ये आत्मव्यंजना की प्रधानता। और कहते हैं कि ये ज्यादा आकर्षक है, जिसमें आत्मव्यंजना की प्रधानता है वो ज्यादा आकर्षक है। प्रेम घन के निबंध भी अधिकतर सामयिक विषयों पर टिप्पणी के रूप में है। वैसे प्राकृतिक उपकरणों पर भी उन्होंने काव्यात्मक शैली में निबंध लिखे हैं। अन्य निबंधकारों का महत्व इसी रूप में है कि उन्होंने भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के पथ का अनुसरण करते हुए तत्कालीन सांस्कृतिक जागरण को व्यापक बनाया है। शैली की दृष्टि से देखा जाए तो ये तो प्रत्येक निबंधकार की शैली व्यक्तित्व भेद से अलग किंतु समानता दुविधा सुविधा की दृष्टि से विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक, इतिवृत्तात्मक, अनुसंधानात्मक और भाषण, ये जो शैलियां हैं, ये सभी शैलियों के निबंध भारतेंदु युग में लिखे गए। ये सभी विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक, इतिवृत्तात्मक। अभिव्यक्ति की ऐसी कोई भंगिमा नहीं है जिसका आरंभ इस युग में ना हुआ हो। तो सत्य तो ये है कि आगे चलकर द्विवेदी युग में निबंधों के क्षेत्र में किसी नवीन परंपरा का सूत्रपात नहीं हुआ। भारतेंदु युग के निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता उनके माध्यम से प्रकट होने वाली व्यापक राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण है। यह साहित्य विधा तत्कालीन जीवन चेतना से सीधे जुड़ी हुई वस्तुतः इस संदर्भ में भारतेंदु युग का निबंधकार जितना सजग था उतना ही उपन्यासकार या नाटककार नहीं है। तो निबंध के तौर पे भारतेंदु युग को याद किया जा सकता है। इस आधार पर इस युग के निबंध साहित्य को एक विशिष्ट उपलब्धि के रूप में स्वीकार करना सर्वथा समीचीन होगा। तो निबंध के क्षेत्र में जो भारतेंदु युग है इसने अपनी अच्छी पैठ बनाई। अब इसके बाद हम देखें तो यहाँ पे आलोचना की बात है। बात करें आलोचना की तो भारतेंदु युग में हिंदी आलोचना का आरंभ जो है वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ, किंतु आधुनिक आलोचना का उत्कृष्ट उदाहरण इस काल में आपको नहीं मिलेगा। और इसमें भी यदि देखें तो
हिंदी प्रदीप 1877। ये एक ऐसा पत्र था जो अपेक्षाकृत गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था। पत्र पत्रिकाओं में पुस्तक समीक्षा के रूप में प्रकाशित होने वाली जो आलोचनाएं हैं, उनके अलावा इस युग में कहते हैं कि 3 प्रकार की आलोचनाओं का अस्तित्व भी स्वीकार किया जा सकता है। एक तो यहाँ पे रीतिकालीन लक्षण जो ग्रंथ होते थे उनकी परंपरा में लिखित सैद्धांतिक आलोचना। दूसरा, ब्रज और खड़ी बोली गद्य में लिखी गई टीकाओं के रूप में आलोचना। इतिहास ग्रंथ में कवि परिचय के रूप में लिखी गई आलोचना। अब प्रथम वर्ग के तहत प्रथम वर्ग यानी रीतिकालीन जो लक्षण ग्रंथ हैं उनकी परंपरा में लिखी जो सैद्धांतिक आलोचना है, तो रीति ग्रंथ में प्रथम वर्ग के तहत कहते हैं कि आता है पिंगल, अलंकार, रस, नाटक और संपूर्ण काव्यशास्त्र। इन सभी विषयों पर लक्षण ग्रंथों की रचना की गई। उदाहरण स्वरूप देखें तो ज्वाला स्वरूप कृत रुद्र पिंगल 1869, उमराव सिंह कृत छंद महोदधि 1878, जगन्नाथ प्रसाद भानुकृत छंदा प्रभाकर 94, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत घनाक्षरी नियम रत्नाकर 1897 इस युग में रचित उल्लेखनीय पिंगल ग्रंथ है। इसी प्रकार लक्ष्मीराम कृत रावणेश्वर कल्पतरु, बिहारी लाल कृत अलंकार 1097, मुरारी दीन कविराज जसवंत जसोभूषण, ये भी महत्वपूर्ण अलंकार ग्रंथ हैं। रस ग्रंथों में कृष्णलाल इनके द्वारा रस सिंधु विलास, साहब प्रसाद सिंह रस रहस, प्रताप नारायण सिंह कृत रस कुसुमाकर। रस कुसुमाकर में कहते हैं कि लक्षण जो है स्वच्छ खड़ी बोली गद्य में दिए गए, इसलिए रस शास्त्र के स्पष्ट और सुबोध ज्ञान के लिए ये ग्रंथ महत्व का है। संपूर्ण काव्य शास्त्र को दृष्टि में रखकर लिखे गए लक्षण ग्रंथों में यानी संपूर्ण काव्य शास्त्र को ध्यान में रख के जानकी प्रसाद का काव्य सुधाकर 1896 ये उल्लेखनीय है। नाट्य संबंधी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति भारतेंदु का नाटक। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो प्राचीन नाट्य शास्त्र उनकी जानकारी कराने के साथ ही युग प्रवृत्ति का ध्यान भी रखकर प्राचीन जटिल जो शास्त्रीय नियम उनसे छूट लेने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। इन लक्षण ग्रंथों से 2 महत्वपूर्ण बातें प्रकट होती हैं। एक तो ये इस बात के सूचक है कि किसी भी युग में शिक्षित जनता की मनोवृत्ति का प्रभाव समानांतर कई धाराओं में हो सकता है। आलोच्य युग में एक ओर जहां पत्र पत्रिकाओं में व्यापक राष्ट्रीय हित समाज कल्याण को दृष्टि में रखकर पुस्तकों की समीक्षा की जा रही थी, वहीं दूसरी ओर रीतिकालीन मूल्यों में विश्वास करने वाले कुछ विद्वान पिंगल, नायिका भेद, रस निरूपण और अलंकार विवेचन में प्रवृत्त थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये लक्षित करने की कि मात्र समाज को प्रभावित करने वाली कुछ बुरी बातों का उल्लेख कर देने से काव्य समीक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठता। जब तक शास्त्रीय सिद्धांतों का पुनरुत्थान करके उनकी कसौटी पर नवीन कृतियों की गंभीर और मार्मिक परख नहीं की जाती, तब तक शास्त्रीय सिद्धांतों की पुरानी परंपरा अलग घिसटती रहती है और सामान्य समीक्षा अलग प्रसारित होती रहती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आलोचना में हिंदी प्रदीप को देखिए। इनके अलावा हिंदी प्रदीप के अलावा जो है रीतिकालीन लक्षण ब्रजभाषा, खड़ी बोली, इतिहास ग्रंथों में कवि परिचय, प्रथम वर्ग के तहत पिंगल, अलंकार, रस, नाटक। इनके अलावा ज्वाला स्वरूप रुद्र पिंगल, छंद महोदधि, जगन्नाथ प्रसाद भानुकृत छंद प्रभाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत घनाक्षरी नियम रत्नाकर, लक्ष्मीराम कृत रावणेश्वर कल्पतरु, बिहारी लाल अलंकार दर्श, मुरारी दिन कविराज जसवंत जसोभूषण। रस ग्रंथों में कृष्णलाल कृत रस सिंधु विलास, साहब प्रसाद सिंह कृत रस रहस, प्रताप नारायण सिंह कृत रस कुसुमाकर। इनके अलावा जानकी प्रसाद का काव्य सुधाकर, भारतेंदु का नाटक, ये कुछ जो है यहाँ पे दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि एक तो ये इस बात की सूचक है कि किसी भी युग में जो शिक्षित जनता है उनकी मनोवृत्ति का प्रभाव देखें तो समानांतर कई धाराओं में हो सकता है। आलोच्य युग में एक हो जहाँ पत्र पत्रिकाओं में व्यापक राष्ट्रीय समाज कल्याण कर पुस्तकों की समीक्षा की जा रही, वहीं दूसरी ओर रीतिकालीन मूल्यों में विश्वास करने वाले कुछ विद्वान पिंगल, नायिका भेद, रस निरूपण, अलंकार विवेचन में प्रवृत्त। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है लक्षित करने की मात्र समाज को प्रभावित करने वाली कुछ बुरी बातों का उल्लेख कर देने से काव्य समीक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठता। अब इसी क्रम में देखें ब्रजभाषा गद्य में लिखी जाने वाली टीकाओं की परंपरा को जहां आलोच्य के कुछ ही पूर्व सरदार कवि ने जीवित रखा। उनके द्वारा रचित कवि प्रिया, रसिक प्रिया, बिहारी ससे, इनकी टीकाएं बहुत लोकप्रिय हुई थी। वहीं बिहारी ससे पर लल्लू लाल जी की टीका लाल चंद्रिका 1819 का संशोधन करके दुर्गा दत्त कवि ने सन 1864 में और पुनः ग्रियर्सन ने 1896 में प्रकाशित कराया।
यह टीका ब्रजभाषा प्रभावित खड़ी बोली गद्य में थी। प्रभु दयाल पांडे ने भी 1896 ईस्वी में खड़ी बोली गद्य में बिहारी ससई की एक अच्छी टीका लिखी थी। इन टीकाओं में कहीं कहीं उत्तम एवं सूक्ष्म काव्य गुणों का संकेत मिल जाता है, इसलिए टीका पद्धति की व्याख्या को भी एक प्रकार की आलोचना कहा जा सकता है। आलूच युग में 2 इतिहास ग्रंथ भी लिखे गए। शिवसिंगर कृत शिवसिंह सरोज 1878, ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नवासी। इनमें से शिवसिंह सिंगर की आलोचना पद्धति में प्रशंसात्मक उक्तियों की बहुलता। उदाहरण के लिए देव कवि के संबंध में सरोजकार ने लिखा है, शब्दों में ऐसी समाई कहाँ कि उनमें इनकी प्रशंसा की जाए। इस प्रकार के वाक्यों के अलावा जो कुछ कहा गया वो सब प्राय सूचना मात्र है। ग्रियर्सन ने अवश्य कुछ कहने की चेष्टा की, किंतु उनके कथन व्यक्तिक उद्गम मात्र है। अतः आलोच युग के इतिहास ग्रंथों में दिए गए कवि परिचयों में आलोचना के तत्व नहीं के बराबर है। वस्तुतः भारतीय युग में आधुनिक आलोचना का रूप यदि कहीं बीच रूप में सुरक्षित है तो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षा में ही है। इस क्रम में सबसे पहला उल्लेखनीय नाम बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का है। इन्होंने श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत वंग विजेता के अनुवादों की विस्तृत आलोचना आनंद कादम्बिनी में की। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। भट्ट जी की नील देवी परीक्षा गुरु संयोगिता स्वयंवर एकांतवासी योगी, ये कुछ आलोचनाएं तत्कालीन समीक्षा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित आलोचनाएं भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाली हैं, किंतु उनका कृतित्व बहुत कुछ द्विवेदी युग की सीमा में आता है। सब मिला के ये कह सकते हैं कि भारतीय युग में आधुनिक हिंदी आलोचना का सूत्रपात तो हो गया था, किंतु तत्कालीन समीक्षकों में ना तो सूक्ष्म काव्य सौंदर्य विधायक तत्वों की पहचानने की क्षमता थी, ना ही रचना में निहित जीवन मूल्यों को सौंदर्य तत्वों से जोड़कर व्याख्यायित करने की शक्ति। तो यहाँ पे देखें तो साफ साफ ये कहा गया है कि ब्रजभाषा गद्य में जो टीकाएं हैं, इनके कुछ पूर्व जैसे सरदार कवि ने बताया, जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, बिहारी सस्सी, इनकी टीकाएं उस समय बहुत लोकप्रिय हुई। वही बिहारी सस्सी लल्लू लाल जी की टीका लाल चंद्रिका, जिसका संशोधन करके दुर्गादत्त कवि ने सन 1864 में, पुनः ग्रियर्सन ने 1896 में, ये टीका ब्रजभाषा प्रभावित खड़ी बोली गद्य में थी। प्रभु दयाल पांडे ने भी 1895 में खड़ी बोली गद्य में बिहारी सस्सी की एक अच्छी टीका लिखी। आगे शिवसिंह सेंगर के शिवसिंह सरोज, जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर 1889, है ना। देव कवियों में सरोजकार का जिक्र किया गया है। फिर भारतीय युग में आधुनिक आलोचना का रूप कह रहे कहीं बीज रूप में देखने को मिल जाता है, समीक्षा के रूप में, जैसे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर, या गदाधर सिंह कृत वंग विजेता, या आनंद कादम्बिनी, भट्ट जी की नील देवी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। परीक्षा गुरु संयुक्ता स्वयंवर, एकांतवासी योगी, ये कुछ अन्य रचनाएं भी हैं। अब यहाँ से है कि गद्य साहित्य की अन्य विधाओं में देखें तो क्या चीजें गद्य की अन्य विधाओं में भी आते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत बड़ा क्लास हो जा रहा है आज के लिए। धन्यवाद।